अच्छा देखें, अभी ना हम समझते हैं कि डेटाबेस जो है उसका क्या रोल है बैकएंड में। तो जब आप किसी डेटा को बनाते हैं तो हम यहाँ पर एक डाटा बना लेते हैं। ये जो मेरा डाटा है, ये आप सपोज करें कि ये परसिस्टेंट नहीं है। इस डाटा के साथ मसला पता है क्या है? ये डाटा परसिस्टेंट नहीं है। ये मेरे प्रोग्राम के अंदर है। ये मेरे प्रोग्राम के अंदर होने से मसला क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जब जब आपका प्रोग्राम रीस्टार्ट होता है, तब तब जो है वो डाटा वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। लेट्स सपोज ये डाटा, अगर इसके अंदर एक नेम है जो कि है ताहा, तो इसके अंदर एक ही नाम है। आपने के इस प्रोग्राम को चलाकर इसके अंदर और मजीद नाम लिख दिए, तो वो क्या करेगा कि वो आपके इस नाम को दिखाएगा। जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद आपने किया और दोबारा से स्टार्ट किया, तो वो अपनी उस स्टेट में वापस आ जाएगा जिस स्टेट में वो पहले था। ये तो गड़बड़ है। ये तो पूरी मेमोरी क्या है, टेम्परेरी है। जिस हालत में आपने लिखा है उसी हालत में वो है। और बाकी जो है, ये आपने इसको कहाँ देखा था? एपीआई की क्लास में। जब आपने बुक का राउट बनाया तो आपने दो किताबें बनाई, और दो किताबों के बाद जब आप उसमें तीसरा बुक, चौथा बुक, पांचवें बुक को ऐड कर रहे थे, तो जैसे ही आपका सर्वर रीस्टार्ट होता है तो वो फिर से दो किताबें दिखाने लग जाते हैं। तो वो तीसरे चौथे पांचवें किताब का डाटा भूल जा रहे हैं। तो वो क्या है, परमानेंट नहीं है। इस चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है कि हम अपने प्रोग्राम से इस डाटा को बाहर निकाल कर एक डेटाबेस में रखें। एक डेटाबेस में रखें, और ये जो डेटाबेस है ये लेकर आए हमारे इस डेटा को। तो ये जो प्रोग्राम है ये इससे मांगे, ये रिटर्न करे, और जो रिक्वेस्ट आपने की है, जो भी रिक्वेस्ट आपने की है वो रिक्वेस्ट जो है आपको रिटर्न में मिल जाए। मतलब आपने अगर ये रिक्वेस्ट की है, अगर ये लाकर दे रहा है तो आपने इससे मांगा है। ठीक है। तो कुछ इस तरह ही है कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर डाटा ना हो। जो डाटा है वो डाटा बेस के अंदर हो। अब क्या होगा, अब अगर आपका प्रोग्राम रीस्टार्ट हुआ, तो डाटा जो डेटाबेस के अंदर है वो थोड़ी रीस्टार्ट हुआ है। वो तो वही रहेगा जो है वो। आपने तीन डाटा डाला तो वो तीन दिखाएगा। आपने छह डाटा डाल दिया तो वो छह दिखाएगा। भले आपका प्रोग्राम रीस्टार्ट होता रहे, डेटाबेस की सर्विस तो अलग है ना। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया परमानेंट डाटा। अब ये डाटा क्या हो गया, परमानेंट डाटा। तो जब तक आप इंटेंशनली इसको डिलीट नहीं करते, तब तक वो रखेगा अपने अंदर डाटा को। जब आप इंटेंशनली डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एक प्रोग्राम के अंदर जो आप एरे वेरे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो तो है तरीका, लेकिन क्या है, टेम्परेरी है ना वो कोई ऐसे नहीं है। टेम्परेरी तरीका है, लेकिन अगर एक्चुअल में आपको डाटा परसिस्ट करवाना है तो फिर आपको डेटाबेस में ही रखना पड़ेगा। वरना वो भूलता रहेगा। जब जब आपका प्रोग्राम रीस्टार्ट होगा तब तक वो भूल जाएगा अपने, और पहली ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। सारा नया जो भी आपने काम किया है सब भूल जाएगा। तो ये डेटाबेस की लॉजिक समझ आई आपको कि क्यों डेटाबेस जरूरी है? देखें, दो टाइप के डेटाबेस होते हैं हमारे पास। एक डेटा बेस है हमारे पास
एसक्यूएल, और एक टाइप है हमारे पास नो एसक्यूएल। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है, रिलेशन का फर्क है। इन दोनों में क्या है? रिलेशन का फर्क है। और एसक्यूएल के कितने अलग अलग टाइप के एसक्यूएल के डेटाबेसेस होते हैं, वो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, ये तो आप कभी भी नहीं देखेंगे। पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, ये अलग अलग टाइप के एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं। और नो एसक्यूएल में जो मशहूर है सबसे, वो है मोंगोडीबी। और भी होते हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो जिसको आप देखेंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में ये फर्क है कि एक स्ट्रक्चर डाटा रखता है अपने अंदर, एक नॉन स्ट्रक्चर रखता है। मिसाल के तौर पे जो एसक्यूएल है उसको आपको बताना पड़ता है कि स्ट्रक्चर डाटा जो है वो ये रखता है। पहले से आप बताते हैं कि इसके जो डाटा आप जिसमें रखना चाह रहे हैं वो किस टेबल में रखेंगे, और उस टेबल के अंदर कितने कॉलम कितने रॉज होंगे, और डाटा टाइप कौन सी होगी, कौन से वाले कॉलम के अंदर कौन सा जो डाटा आप दे रहे हैं उसकी डाटा टाइप क्या होगी। पूरा एक स्ट्रक्चर है इसका। टेबल भी आप बताएंगे, आप हर डाटा की डाटा टाइप बताएंगे, उसका पूरा स्कीमा आप डिफाइन करते हैं। ये स्कीमा लेस है। आप मत बताएं स्कीमा। नॉन स्ट्रक्चर। आप इसके स्कीमा को नहीं भी बताएंगे तो ये क्या करेगा, ये बना देता है। इसमें आप टेबल्स के फॉर्म में डाटा रखते हैं, इसमें आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाटा आपको मिलता है। ऑब्जेक्ट डायनामिक ऑब्जेक्ट है। एक प्रॉपर्टी अगर उसमें नहीं भी है तब डाल सकते हैं आप उसमें, वो खुद ही एक डाटा बना देगा। ऑब्जेक्ट क्या है? डायनामिक है। लेकिन जो टेबल है ना, वो टेबल आप पहले बता रहे हैं कि मैं एक टेबल बना चुका, जो टेबल मैंने बनाया है उसी के हिसाब से डाटा मैं इसके अंदर डालूंगा। उससे हट के मैं डाटा डालूंगा तो वो मुझे एरर देगा। ऑब्जेक्ट में क्या है? डायनामिक है। मैं बता ही नहीं रहा कुछ कि मैं क्या डाल रहा हूँ, और मैं बिना बताए इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई नई प्रॉपर्टी बना दूंगा। तो इसके मतलब ये है कि आपका जो एसक्यूएल है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में टेबल के को फॉलो करके चलता है, और जो नॉन नो एसक्यूएल है वो नॉन स्ट्रक्चर फॉर्म में ऑब्जेक्ट को फॉलो करके चलता है। अब इसमें नो एसक्यूएल मोंगोडीबी की अगर हम बात करें ना, तो इसमें क्या हुआ कि जाहिर है स्कीमा को फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ तो बनाना था, तो हमने मोंगोज बना दिया। मोंगोज का काम ये है कि वो आपके मोंगोडीबी के स्कीमा को बनाकर दे देता है, मतलब टेबल बनाकर दे देता है। स्कीमा कवर्ड जहां पर भी आएगा तो हम समझेंगे कि कोई टेबल बनाकर दे रहा है, जिसमें वो पहले से बताया जा रहा है कि रॉज क्या है, कॉलन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पार्ट है, ये डेटाबेस नहीं है मोंगोज। मोंगोज डेटाबेस नहीं है। मोंगोज क्या है? स्कीमा बनाने के लिए ओआरएम है। अब ये ओआरएम क्या होता है? ये ओआरएम क्या होता है वो हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो आप इसमें भी फिर क्या कर सकते हैं, आप इसमें भी स्कीमा बना सकते हैं। तो मैं अगर टेबल को स्कीमा बोलूं तो मेरा ख्याल है कि कोई मसला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी
हम हटाकर टेबल या स्कीमा लगा देते हैं। अब बात यह है कि आपका जो एसक्यूएल है, इस एसक्यूएल के अंदर जो आप डाटा बना रहे हैं, वो डाटा, सपोज करें कि मैं एक यूजर का ये फेसबुक का डाटा है। अच्छा, ये जो डाटा है फेसबुक का, इसमें क्या क्या है? इसमें आपने यूजर, जाहिर है यूजर की डिटेल होगी, यूजर्स। यूजर की डिटेल में क्या लिखे हम? यूजर की डिटेल में आप लिख सकते हैं यूजर की आईडी, जो कि है ए, मतलब कुछ भी। और उसके बाद जो है यूजर का नेम, जो कि है ताहा। और ईमेल ले लेते हैं हम। ईमेल में @ लिख दिया। और पासवर्ड हमने ले लिया। पासवर्ड में हमने हैश 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 लगा दिया। ये कुछ डाटा मैंने क्रिएट कर लिया यूजर का। और ये जो यूजर है, ये मैंने एसक्यूएल के फॉर्म में किए। अब अगर मैं इसके जैसे और भी यूजर्स बनाना चाहूँ, तो मैं बना सकता हूँ। ये क्या है? आईडी इसकी ए है, इसको बी कर देते हैं। इसका नाम अहमद कर देते हैं। दो यूजर बना दिया आपने। एसक्यूएल के अंदर, अगर आप इसको देखें, एसक्यूएल के अंदर क्या है कि आप रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखना ज़रूरी है। एक काम करते हैं, हम अपनी टेबल को थोड़े से नीचे मूव करते हैं। एसक्यूएल क्या है? रिलेशन। और ये क्या है? नॉन रिलेशन। सबसे मेन डिफरेंस ये रिलेशन का। दोनों में सबसे मेन डिफरेंस रिलेशन का है। अब दो यूजर का डाटा है, ये सिमिलर डाटा जो है वो आप यहां पर भी क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप यूज करें मोंगोडीबी, या आप यूज करें कोई भी एसक्यूएल, चाहे माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, कुछ भी आप यूज करें, आप दोनों में ही बना सकते हैं ये डाटा। जो नहीं कर सकते वो रिलेशन नहीं बना सकते मोंगोडीबी में। वरना एक में रिलेशन है और एक में रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्या है? अब हम किस बनाते चीज हैं का आपस में यूजर्स का रिलेशन। एक फ्रेंड का डाटा बनाते हैं। फ्रेंड्स का डाटा बनाते हैं। फेसबुक में होता है ना फ्रेंड्स, वो आपको बता रहे होते हैं कि आपके फ्रेंड्स ही हैं। अब फ्रेंड्स को बताना है कि कौन सा यूजर। तो यूजर फर्स्ट जो है, जिसकी आईडी क्या थी, ए, या यूजर बी। आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को रिलेशन में डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है इससे ताल्लुक रखते हैं, इसका जो ताल्लुक है वो इससे है। और इन दोनों का एक नया टेबल आपने क्रिएट कर लिया। एक न्यू टेबल आपने क्रिएट किया जिसमें आपने एक रिलेशन इससे और इसका इससे रिलेशन आपने एक नए टेबल में बना लिया कि फ्रेंड्स में ना, यूजर जो फर्स्ट है उसका फ्रेंड यूजर बी भी है। और यूजर बी है कौन? उसका एक डाटा बना हुआ है, उसकी आईडी हम वहीं से उठाकर लेकर आ रहे हैं। ये जो बी यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में, ये बी कहाँ से आया? इस यूजर से आया।
इसी तरह, इसी तरह बिल्कुल सिमिलर, आपका यूजर ए है और इसका जो एक और दोस्त है वो यूजर सी है। अब सी क्या है, अभी तो जगह नहीं है, मैं मेरे पास यहाँ पर आगे बना लेता हूँ। ये यूजर सी है, तो आप ए से सी का जो रिलेशन है, जो एक नया टेबल आप बना रहे हैं फ्रेंड्स वाला, उसमें ए से सी का जो रिलेशन है, तो ए तो आपको पता है कि ए क्या है, ए जो है वो भाई ये डाटा है, हमें पता है ना, ए तो ये वाला डाटा है। और जो सी है वो कहाँ से आ रहा है, वो सी से आ रहा है। हमने एक नई टेबल बना ली और नई टेबल में हम रिलेशंस बना पा रहे हैं कि मेरे इस एक नई टेबल बनाई, उसमें ए का रिकॉर्ड उठाया, ए से बी का रिकॉर्ड उठाया, बी से, इसी तरह नई टेबल बनाई। अब फ्रेंड्स में बनाते जा रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग सारे यूजर्स हैं, लेकिन ये दोनों, ये सब आपस में कोई कोई आपस में दोस्त भी हो सकते हैं। तो वो वाले जो यूजर हैं उनके लिए मैं एक फ्रेंड्स के नाम का टेबल बना रहा हूँ, और बाकी डाटा कहाँ से उठा के ला रहा हूँ, पहले से जो यूजर का डाटा बना हुआ है वहां से उठा उठा के उसकी इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ। ये जो रिलेशन बना रहा हूँ ना मैं, यूजर के डाटा से उठा के एक फ्रेंड के टेबल को बना रहा हूँ, और उसमें फिर ए को फोकस करके मैं बता रहा हूँ कि बी इसका दोस्त है, और बी क्या है, बी एक यूजर है फेसबुक का, उसकी पूरी डिटेल यूजर के टेबल में है, लेकिन वो ए का दोस्त भी है। तो हमने फ्रेंड्स के जो टेबल बनाया है उसमें बी को यूज कर लिया और ए और बी को दोनों को आपस में रिलेशन में डाल दिया फ्रेंड्स के टेबल में। ये जो आप कर पा रहे हैं ना, ये है रिलेशनल डेटाबेस। और बाकी क्या है, मोंगोडीबी के अंदर नॉन रिलेशनल चीजें होती हैं, तो ऐसे रिलेशन बनाना जो है वो मुश्किल होता है। मतलब इसमें आप रिलेशन नहीं बना सकते, इसमें आप रिलेशन बना सकते हैं। तो यहां तक अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, देखिए ना, ये यूजर है, इस यूजर में नॉन रिलेशनल की अगर हम बात करें तो यूजर ए इसका नाम है, और यही सिमिलर डाटा एक और यूजर का भी है, लेकिन इसके अंदर फादर नेम भी है। आप समझ पा रहे हैं, एक यूजर का डाटा अलग, दूसरे यूजर का स्ट्रक्चर ही अलग है डाटा का, उसमें कुछ प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसमें कुछ कम है, इसको कोई मसला नहीं है, ये कहेगा सब सही है। लेकिन अगर आप यही काम करते एसक्यूएल में, तो फिर तो भाई अजाब हो जाता आपके लिए, वो डाटा ही वो एरर दे देता। तो ये है डिफरेंस, आपको ये चीज समझ आई। अच्छा, अब पता है क्या, अब हर डेटाबेस से बात करने की लैंग्वेज अलग है, जिसको हम क्यूरी लैंग्वेज कहेंगे। एसक्यूएल की क्यूरी लैंग्वेज अलग है, नो एसक्यूएल से बात करने का तरीका अलग है। मतलब ये कि अगर आप की लैंग्वेज है उर्दू, और आपके सामने एक बंदा आ जाए जो कि है, जो कि इटालियन कह रहे हैं, अब ये ऐसी लैंग्वेज है जो आप, इसका सर पैर भी नहीं पता आपको कि भाई क्या बोल रही है, तो आप क्या करेंगे, बीच में ट्रांसलेटर का यूज करेंगे। ये जो बीच में ट्रांसलेटर है, आप इससे अपनी बात कहेंगे, वो बात इसको ट्रांसलेट होकर पहुंचेगी, ये जो कहेगा आपको वो ट्रांसलेट होकर मिल जाएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांसलेटर है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास, इसको कहते हैं ORM। ORM क्या है, ORM है कि अपनी
इसकी इसकी लैंग्वेज छोड़ो, ये जो बोल रहे हैं ना, इटालियन विटालियन, इससे बात करना है आपको, इटालियन सीखने की जरूरत नहीं है। आपको इटालियन सीखने की जरूरत नहीं है। आपको इसको जो बोलना है ना, आप मेरी लैंग्वेज सीखो। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इटालियन को भी छोड़ो, अगर यहाँ पर फ्रेंच आ जाए, अगर यहाँ पर मैंड्रिन आ जाए, वही जो चाइनीज लैंग्वेज होती है ना, तो इटालियन फ्रेंच और मैंड्रिन, अगर इनमें से कोई भी आ जाए, आप अलग अलग लैंग्वेज मत सीखें इनकी, मेरी लैंग्वेज सीखें। तो मैं आपको हेल्प करूंगा, इन सब से बातें मैं खुद ही कर लूंगा। आपको क्या सीखना है, मेरी लैंग्वेज को सीखें, इनसे मैं बातें करूंगा, और इनसे जो भी है वो लाकर मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो ओ आर एम है, ओ आर एम के जरिए हम अपने डेटाबेस को इस्तेमाल करें तो हमारे लिए अलग अलग क्यूरी लैंग्वेज को सीखना आसान हो जाए। नहीं, हम तो सीखेंगे ही नहीं ना, अलग अलग क्यूरी लैंग्वेज को हम नहीं सीखेंगे। अगर हम ओआरएम का यूज करें तो अलग अलग क्यूरी लैंग्वेज को हमें सीखना जो है वो नहीं पड़ता। तो ओआरएम की लैंग्वेज को हम सीख लेंगे, वो हमारे लिए हमारे डेटाबेस से क्यूरी जो है करके लेकर आएगा। तो ओआरएम जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि ड्रेजल है, जैसे कि प्रिज्मा है, और भी हैं। जैसे कि ये मोंगोज क्या है, ये जो मोंगूज है, ये भी एक ओआरएम ही है। और ये ड्रिजल जो है वो सिर्फ एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। अच्छा, इसमें मैं डेटाबेस में एक नाम और भूल गया, वो है सुपरबेस। ठीक है, सुपरबेस भी है। तो ड्रिजल जो है ये सिर्फ एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। प्रिज्मा जो है ना, ये मोंगोडीबी, मतलब नो एसक्यूएल वाले डेटाबेस, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, सुपरबेस, माई एसक्यूएल, इन सब को सपोर्ट करता है ये प्रिज्मा। और मोंगोज का वो एक है, वो भी ओआरएम है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए, मोंगोडीबी के लिए। अब जो आपका ये ड्रिजल है और प्रिज्मा है, हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कि हम किस ओआरएम को लेकर चलें। आप बताएं हम डायरेक्ट किस क्या होता है ओआरएम को सर? लेकर चलें। अच्छा, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जो है वो ओआरएम क्या होता है। तो अब इसको ना एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के ऊपर समझ लेते हैं, फिर हम हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमें प्रिज्मा यूज करना है या ड्रिजल यूज करना है। तो ओआरएम को भी मैं दो हिस्सों में कैटेगराइज करूंगा। तो कैटेगराइज करने के लिए मेरी जो लैंग्वेज है वो है जावा स्क्रिप्ट। और जो ये जावा स्क्रिप्ट है, ये अगर मैं बात करूं माई एसक्यूएल से, जो कि एक एसक्यूएल लैंग्वेज है, या फिर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल से, जो कि एक अगेन एसक्यूएल लैंग्वेज है, या फिर मैं बात करूं किसी भी एसक्यूएल लैंग्वेज से, तो क्या है, जैसे कि सुपर बेस यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या है कि आप यहाँ पर किसी भी एसक्यूएल से बात कर रहे हैं ना, तो ओआरएम हम यहाँ पर रखेंगे ड्रिजल को, और प्रिज्मा को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिज्मा और ड्रिजल में एक डिफरेंस ये भी है कि जब भी एक नई रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस में प्रिज्मा, तो वो एक ना नए रिक्वेस्ट को ओपन कर देता है। तो नए रिक्वेस्ट को ओपन करने से क्या होता है कि जब अब बहुत सारे आप साइमल्टेनियसली अगर आप बहुत सारी क्यूरी कर रहे हैं तो हर के लिए एक नई रिक्वेस्ट ओपन हो जा रही है। ड्रिजल में ऐसा नहीं है, वो अपने इसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो ये मतलब परफॉर्मेंस में प्रिज्मा से बेहतर है।
ड्रिजल। और सिर्फ एसक्यूएल के लिए आप जो है वो ड्रिजल को यूज करेंगे। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट जो है, जावा स्क्रिप्ट में मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो जावा स्क्रिप्ट है ना, इसमें आपकी लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, आपने यूज किया ओ आर एम जो है ड्रिजल। ORM इनके बने बनाए जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बने बनाए फंक्शंस होते हैं जो कि आपको क्यूरी करने में आपकी हेल्प करते हैं ये। तो ये जो पूरा आपने देखा है ये हमारा होगा ओ आर एम, किसके लिए? डिजल के लिए। एसक्यूएल के लिए। एसक्यूएल, अच्छा आपने एसक्यूएल पढ़ा है अभी? जी अभी पढ़ाया नहीं है, समझा रहा हूँ मैं। और नॉन एसक्यूएल जो है उसमें आपका जो ओ आर एम है वो क्या होगा? प्रिज्मा। प्रिज्मा नहीं होगा, बनाना पड़ता है। मोंगोज होगा। मोंगोस क्या खुद बनाना पड़ता है? अच्छा देखें, एसक्यूएल और मोंगोडीबी ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें ओआरएम को यूज़ करना है और इससे हमें डेटाबेसेस जो है वो इस्तेमाल करने हैं। बाकी मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, जो ओआरएम है ना, ओआरएम इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है कि आप अगर लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन, नहीं जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे शायद आईडी, मेरी आईडी है 1, कॉमा, और शायद आप लिखेंगे नेम, नेम इज इक्वल टू है ताहा। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका जो ओ आर एम है वो आपके एसक्यूएल के टेबल में इसको कन्वर्ट खुद ही करते हैं। जैसे कि सपोज करें कि ये एक टेबल है और इस टेबल में आपको ये दो चीज़ें लिखी हुई चाहिए, तो आप किस तरह करते हैं, आप यहाँ पर लिखते हैं ये आपकी टेबल है, जहाँ पर जो है आपको आईडी वो लिख कर देगा, और यहाँ पर जो है वो नेम लिख कर देगा, और नेम की वैल्यू लेट सपोज यहाँ पर है 1, और यहाँ पर क्या है, नेम ताहा। तो ORM का काम ये है कि आप लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, आपके टेबल में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो एसक्यूएल है वो टेबुलर फॉर्म में काम करता है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ORM जो है वो बहुत कुछ करता है, वो सिर्फ लैंग्वेज कन्वर्जन के लिए नहीं है। वो आपके, आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, वो आपके लिए टेबल बना देता है, और इसी टेबल में से जो डाटा लाता है वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में ला कर देता है आपको, ताकि आप अपने जावा स्क्रिप्ट में की जो भी लॉजिक है उसके अंदर आप उसको यूज कर पाए। तो इसके मतलब ये हुआ कि ORM बहुत काम की चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखें, हमें क्योंकि डिप्लॉयमेंट को भी जहन में रखना है, और डिप्लॉयमेंट में हमें क्या करना है कि एक मशीन के अंदर मल्टीपल कंटेनर को यूज़ करना है, ताकि हमारे क्या होगा, पैसे भी बचा सकेंगे हम इससे, और वो एक ही मशीन में हमारे मुख्तलिफ कंटेनर भी चल सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये है कि आपकी मशीन मल्टीपल नहीं लगेगी, है ना। तो हम अपने डेटाबेस को डॉकर के हेल्प से ये जो है ना चलाएंगे, डॉकर की हेल्प से चलाएंगे। तो
मैंने एक फोल्डर बना लिया, मेरा ख्याल है ये फोल्डर बिल्कुल खाली है। इसका नाम मैं रख देता हूँ ORM। ORM मैंने इसका नाम रख दिया। और यहाँ पर VS कोड मैंने ओपन कर लिया। VS कोड के अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। इसमें मैं आकर एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है डॉकर कंपोज YAML फाइल। और इसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। इसके अंदर हमें चाहिए क्या, इमेज चाहिए। अब अभी वो कैसे इमेज लेकर आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉकर पोस्ट ग्रेस, डॉकर हब से पोस्ट ग्रेस, ठीक है, ऑफिशियल इमेज। इसको ओपन करते हैं तो ये हमें पोस्ट ग्रेस जो है वो डॉकर हब में जो इमेज रखी हुई है वो नजर आ रही है अभी। ठीक है, डॉकर ऑफिशियल इमेज, ये बैज भी मिला हुआ है इसे, आप देख रहे हैं ऑफिशियल इमेज है, 1 बिलियन लोगों ने डाउनलोड भी किया है इसे। अच्छा, तो नीचे आते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के इसके वर्जन्स हैं, नीचे आते हैं। और यहाँ पर है बहुत कुछ लिखा हुआ, ये इससे हमें हेल्प हो जाएगी। असल में तो अभी हमें ये चाहिए डॉकर कंपोज। अच्छा, इस डॉकर कंपोज के अंदर से हमें क्या लेना है, सर्विसेज कॉपी करते हैं, अपने सर्विसेज में आ जाते हैं। और उसके बाद एंटर। यहाँ पर हमें चाहिए पोस्टग्रेस। अच्छा, सर्विसेज के अंदर ना आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लिखेंगे पोस्ट ग्रेस। और पोस्ट ग्रेस भी एक ऑब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेस भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम ना इमेज डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने डेटाबेस लिख दिया है ना, DB के नाम से लिखा है, तो हम लिखेंगे पोस्ट ग्रेस के नाम से। और वो नाम किस चीज़ का है, वो कहाँ पर आएगा वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल इमेज को लेते हैं और इमेज को कॉपी करते हैं। यहाँ पर आकर इसकी प्रॉपर्टी है वो, तो 2 स्पेस देकर इमेज को इसके अंदर लगा देते हैं। ये जो इमेज है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्विसेज के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है पोस्टग्रेस, और पोस्टग्रेस के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है इमेज। दो दो स्पेसेस दिए हैं हमने, इंडेंट भाई YAML फाइल है तो आपको पता है ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो दो दो स्पेसेस दिए हमने, तो इसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है। अभी पोस्टग्रेस के कौन से वाले वर्जन को यूज करें हम, तो वापस चलते हैं। यहाँ पर वर्जन दिखा रहा था वो, तो हमें यूज करना है 17.4 को। सर ये 17 कैसे पता चलेगा सर कि कौन से वर्जन का यूज करना है? अलग अलग टाइप के वर्जन्स हैं, अभी फिलहाल हम 17.4 पर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो लेकिन लेटेस्ट वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं। वर्जन को लिखने का तरीका क्या है, 17.4 आप इस तरह लिखेंगे ना, तो ये क्या करेगा, इस इमेज से उठाकर ले आएगा खुद ही। अच्छा, अब आपको कौन से पोर्ट के ऊपर चलाना है, मैं वापस नीचे आता हूँ। यहाँ पर पोर्ट किस तरह देते हैं, यहाँ पर पोर्ट देने का तरीका ये है। तो पोर्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। पोर्ट्स लिखा हुआ है, इसके अंदर पोर्ट है,
तो ये जो पोर्ट है ना, ये इसी तरह है, -8080। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ एट ये। अच्छा, फोर ये पोर्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, ये पोर्ट आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका जो ऑफिशियल पोर्ट होता है ना, वो है 5432, 5432। तो पोर्ट नंबर मैंने ये रख दिया 5432, 5432। और उसके बाद क्या है, एनवायरनमेंट सेटअप है। एनवायरनमेंट के नाम को कॉपी कर लेता हूं मैं, और एनवायरनमेंट को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि ये पोज इमेज पोर्ट के साथ की प्रॉपर्टी है एनवायरनमेंट। YAML को पढ़ने में बड़ा मसला होता है, समझने में ना। दोबारा से मैं थोड़ा रिपीट कर दूं आपको, कि सर्विसेज के नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके उसकी एक प्रॉपर्टी है पोस्टग्रेस। और ये खुद भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी हैं, एक है इमेज, एक है पोर्ट। अच्छा, पोर्ट क्या है, पोर्ट एक लिस्ट है, इमेज सिंपल स्ट्रिंग है, और अभी एक एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको जाहिर है दो स्पेस देना पड़ेगा आपको, ताकि इसके अंदर की प्रॉपर्टी आप लिख पाए। तो यहाँ सर पर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये सर्विसेज के नीचे नहीं आएगा यानी लाइन में? नहीं, ये जो एनवायरनमेंट है ये है पोस्टग्रेस का ऑब्जेक्ट। ओके। तो एनवायरनमेंट जो है, इसमें आपको क्या देना है, एनवायरनमेंट में आपको देना है ये पोस्टग्रेस डीबी। और इसका नाम हम अभी रखते हैं, कुछ भी रखेंगे, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूं मैं। और एक है पोस्टग्रेस यूजर, ये रहा पोस्टग्रेस यूजर। तो पोस्टग्रेस यूजर को मैं लिखूंगा, और अभी ये भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, इसको मैं देता हूँ। और एक होना चाहिए पोस्टग्रेस पासवर्ड, ये रहा, ये है पोस्टग्रेस पासवर्ड। तो इसको मैं फटाफट से लिख लेता हूँ, क्या नाम रखना है हमें अपनी डेटाबेस का। मैं रख देता हूँ माई डीबी, और यूजर का नाम अभी कुछ भी रखते हैं, पोस्टग्रेस ही रख देते हैं, पोस्टग्रेस रख दिया मैंने। और पासवर्ड जो है वो मैं रख देता हूँ, एडमिन रख देता हूँ। तो ये आपने जो लिखा है ना, ये YAML फाइल है, इसकी हेल्प से आपकी इस इमेज को वो लेकर आएगा, इस पोर्ट पर रन करेगा, और बाकी ये आपके एनवायरनमेंट से लिखे हुए हैं। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन क्या है, अभी ये एनवायरनमेंट लिखे हुए हैं आपके। तो मुझे बताएं। अच्छा, अब क्योंकि हमने ये डॉकर कंपोज की फाइल लिख ली है, और टाइम भी कम है हमारे पास, तो आए इसको चलाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉकर वो खोल के दिखाता हूँ, डॉकर डेस्कटॉप। तो हमें कंफर्म करना है कि वहाँ पर कोई कंटेनर नहीं चल रहे, वो मुझे आपको दिखाना ज़रूरी है। तो ये डॉकर है, ये रन हो रहा है अभी। मैं आके यहाँ से राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसका इंजन स्टार्ट हो जाए। आप बता रहे थे कंटेन। अच्छा, मेरा जो कंटेनर है, अब मैं डॉकर डेस्कटॉप दिखा रहा हूँ आपको, इसमें कोई कंटेनर रन नहीं हो रहा है। और अगर हो भी रहा है, तो हमें ख्याल बस इस चीज़ का रखना है कि मेरे इस पोर्ट के ऊपर रन ना हो, 5432 के ऊपर रन ना हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास कोई और कंटेनर रन हो भी रहा है, तो उसका 5432 पोर्ट नंबर नहीं होना चाहिए। तो चलें, आए अपने कंटेनर को, इसको मतलब ये जो है अपने पोस्टग्रेस एसक्यूएल को चलाते हैं ना। कैसे चलाते हैं, एक ही कमांड है, बहुत आसान है, याद रख लें आप। वो है, जब भी किसी YAML ये डॉकर कंपोज की फाइल में आप कोई कंटेनर बनाते हैं,
और उसको चलाना भी होता है आपको, तो आप करते हैं, लिखते हैं डॉकर कंपोज अप -d, डी स्मॉल है, एंटर। अच्छा, तो गलती समझ में आ गई। और गलती ये थी कि फाइल का जो नाम है उसमें डॉट नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो है वो हमें क्या लिखना है, हाइफन, डॉकर हाइफन कंपोज .yml। तो अब जो है इसको मैं चलाऊंगा तो ये डॉकर कंपोज अब -g के कमांड से ही ये चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे चलाता हूँ और आपके सामने ये रनिंग मोड पर है। ये सबसे पहले पोस्ट ग्रेस को पुल कर रहे हैं और देखते हैं क्या क्या होते हैं। पुलिंग हो रही है, ठीक है। 156 MB की पुलिंग है। सर ये जब तक ये पुल हो रहे, टनल क्या था, टनल और इसमें क्या फर्क है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। टनल को अभी आप भूल जाएं। टनल जो है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डॉकर के लिए टनल ज़रूरी नहीं होता। आप बेसिकली एक कंटेनर के अंदर किसी चीज़ को रन कर रहे हैं, जैसे कि आप विदाउट कंटेनर भी इसको रन कर सकते हैं और कंटेनर में भी रन कर सकते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक कंटेनर को रन किया। क्या आप देखना चाहते हैं? आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर मैं कंटेनर को क्लिक करूं, इमेजेस पर आऊं, तो आप इमेजेस पर देख सकते हैं कि पोस्टग्रेस की एक इमेज है। और कंटेनर पर अगर मैं आऊं तो यहाँ पर अभी कोई कंटेनर रन नहीं हो रहा है। जी सर, इमेज है, कंटेनर नहीं है। और यहाँ पे कंटेनर। अच्छा, कंटेनर चल रहा था, लेकिन उसको देखने के लिए हम कैसे आए, इमेजेस में आए, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक किया, व्यू कंटेनर के अंदर आए, तो वो हमें कंटेनर पर ले गया। और यहाँ पर ORM के नाम से एक कंटेनर जो है वो रन हो रहा है। ORM के नाम से एक कंटेनर रन हो रहा है। ORM का नाम हमने यहाँ पर तो नहीं लिखा, लेकिन वो कंटेनर ORM के नाम से रन हो रहा है। ये ORM क्या है, ये हमारे फोल्डर का नाम था, अगर आपको एक याद हो तो। फोल्डर का नाम है। जी। तो एक कंटेनर रन हो चुका, और वो जो, अगर आप इसको भी क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि 5432 के ऊपर ये कंटेनर जो है वो रन हो रहा है। अभी आप खैर इसको मिनिमाइज कर दें और VS कोड में वापस आ जाएं, तो कंटेनर जो है वो रन हो गया। अब आप आ जाएं डायरेक्ट ड्रिजल की वेबसाइट पर। तो ड्रिजल की जो ORM की जो वेबसाइट है इसे हम ओपन करेंगे, और ये है जावा स्क्रिप्ट के लिए और टाइप स्क्रिप्ट के लिए ORM 4U शिप शिप शिप, ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर हम जाते हैं, और गेटिंग स्टार्टेड में पोस्टग्रेस SQL को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इसने पहले ही बताई हुई हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर इन्होंने समझाया हुआ है कि अगर आपको इसे यूज़ करना है तो किस तरह आपको इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ड्रिजल के नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। इस नाम को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। VS कोड में आएंगे, फोल्डर लूंगा मैं और ये नाम रख दूंगा ड्रिजल। अच्छा, फिर क्या करूंगा, वापस जाता हूं मैं, तो यहाँ पर एक drizzle config.js की फाइल बनानी है।
drizzle config डॉट जेएस के नाम को मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पर टीएस नहीं होना चाहिए, जेएस आप रखेंगे, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं ना। drizzle config डॉट जेएस। अच्छा, अब उसके बाद ये दो फाइलें बनाने के बाद, जब कॉन्फ़िग की फाइल बनाइए और फाइल है ये, उसका फोल्डर बनाए ड्रिजल का। drizzle का फोल्डर है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये कह रहे हैं स्टेप नंबर 1 में इंस्टॉल करें नोड से इसको। अच्छा, कैसे करना है? npm इंस्टॉल drizzle orm, एक ये पैकेज है, एक है postgres का पैकेज है, और एक है डॉट env का पैकेज है। तो ये तीन तीन पैकेजेस हैं, ये आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। कॉपी किया पहली लाइन, और मैं आपको ये चैट में भी दे देता हूँ, और यहाँ पर सर आकर हम एनवी की फाइल आपने नहीं बनाई? एनवी की env फाइल की, भी बनाई है इसमें? कोई बात नहीं, एनवी की फाइल env की नहीं फाइल बनी नहीं इसमें? बनाई, कोई बात नहीं। डायरेक्ट रख रहा हूँ अभी मैं env की सारी चीज़ें। हम env की फाइल में भी रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो अभी फिलहाल पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है npm i drizzle orm pg और डॉट env। तो एंटर करते हैं। डॉट env को जब हम यूज़ करेंगे तो अभी env भी बना दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। अभी फिलहाल आप इंस्टॉलेशन करें इसकी। सर ये चैट में सर दे दें एनपीएम आई कमांड ड्रिजल वाला। दीजिए। जी। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है, और अब आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि वो हमसे क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पैकेज डॉट जेसन को देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो इसके अंदर डिपेंडेंसीज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट env है, drizzle orm है, और pg है। ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन जो है ना, मैं एक दफ़ा ना वो कमांड चला लेता हूँ। कौन सी कमांड? npm init माइनस y की कमांड। देखें, ये चीज़ें भी सारी आ गई ना, नेम और ये सब कुछ, क्योंकि वो पहले दिखा नहीं रहा था। चलें, अब ठीक है। तो डिपेंडेंसीज भी हमारे पास हैं, और ये सारी चीज़ें भी हैं, हमारे पास ही हैं। तो कुछ पूछना सर ये है? डिपेंडेंसीज कैसे आई? ये वाली, जी सर। एनपीएम। ये आपने अभी लिखा तो है। अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, इसको बंद करते हैं, अपने पैकेज डॉट जेसन को, वेबसाइट पर वापस चलते हैं। वेबसाइट में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डेटाबेस के यूआरएल को अभी आपको बनाना है। ठीक है, इसको बनाते हैं, डॉट env के अंदर बनाना है, क्रिएटर डॉट env, और इसके अंदर ये बनाना है। ठीक है, बनाते हैं थोड़ी देर में। स्टेप नंबर 3 को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 3 ये कह रहा है कि आप ना कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। आपको एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, और वो जो कनेक्शन है वो आप किस तरह बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, आते हैं वापस, और रूट में यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डीबी के नाम से। अच्छा, फोल्डर के अंदर रखना ज़्यादा सही है, इसीलिए मैं फोल्डर बना रहा हूँ, डीबी के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है। और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। इस फाइल का नाम मैं रखूंगा index.js। और ये फाइल अभी ओपन है, एम्प्टी है। मैं वापस यहाँ पर जाऊंगा, और यहाँ से ये जो लाइनें लिखी है ना, ये जो ये लाइन, ये वाली लाइन, और नीचे वाली लाइन, ये सारी की सारी सारी जो लाइनें हैं ना, ये मुझे चाहिए। तो इंपोर्ट से ज़ाहिर है हम यूज़ नहीं कर रहे, रिक्वायर्ड से कर रहे हैं। तो पहले मैं ये उठा लेता हूँ, और यहाँ पर कॉन्स्ट
इसका नाम मैं क्या रख सकता हूँ? इसका नाम मैं रखता हूँ, डॉकर। एक काम करते हैं, इसका जो नाम है वो मैं रखता हूँ ड्रिजल। क्योंकि ये जहां से ये चीज आ रही है ना, ये वाली लाइन है ये, ड्रिजल हाँ सही। फ्रॉम ये। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं इसमें। मैं सेकंड लाइन को पहले लिख रहा हूँ, रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर आपने ये लिख देना है, ड्रिजल माइनस ORM /node माइनस पोस्टग्रेस। ये अपने कलर को इस तरह क्यों दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, इसको डबल कोट में रखते हैं। अब ठीक है, सिंगल कोट में ना रखें, डबल कोट में रखें ऐसा। तो ये तो हमने खैर लिख लिया। अच्छा, अब हम क्या करें? अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, ये मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। जब भी आप डेटाबेस से बात करेंगे ना, तो आपको कनेक्शन ओपन और क्लोज करना होता है। तो ये वही कनेक्शन के लिए ये आपकी हेल्प ये वाली चीज करेगी। कॉन्स्ट DB, यहाँ पर आप लिख दें ये ऊपर वाला ड्रिजल। और क्योंकि ये एक मेथड है तो इसको आप चला सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो लिखना है, डबल कोट लगा लें। ओपन। इसके अंदर इसको ना लिखने का एक तरीका है, पहले तो आप वो समझ लें। देखें, सबसे पहले तो आएगा हमारी डॉकर कंपोज की फाइल में जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे पोस्टग्रेस। ये जो पोस्टग्रेस है ये आपके है पोस्टग्रेस यूजर का नाम नहीं है, ये है आपके। एक ही ये बात है। बताया कि ये पोस्टग्रेस हाँ, पोस्टग्रेस यूजर पे मतलब। पोस्टग्रेस जो है, आप पहले वो लिखेंगे, उसके बाद आप कॉलन के बाद फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे अपना यूजर नेम। यूजर नेम क्या है? यूजर नेम भी पोस्टग्रेस है, तो यूजर नेम लिख देंगे। फिर कॉलन के बाद आपको लिखना है पासवर्ड, तो पासवर्ड एडमिन है, पासवर्ड लिख देंगे। अच्छा, पासवर्ड के बाद अब आपको लगाना है @ और @ के बाद अब आप लिखेंगे होस्ट का नाम। तो होस्ट का नाम जो है वो वो है। अभी अभी लिखते हैं हम कि होस्ट का नाम क्या है। यहाँ पर अभी मैं फिलहाल एक वो लगा देता हूँ, प्लेस होल्डर होस्ट। और होस्ट के बाद हमें लिखना है पोर्ट। पोर्ट के लिए भी मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। और फिर हमें क्या लिखना है? DB, डेटाबेस का नाम। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने, इसको कॉपी करते हैं और नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर होस्ट का नाम देना है @ के बाद। तो ये जो हमारा होस्ट है ना,
एंगुलर ब्रैकेट के साथ देखिए मैं कैसे पकड़ ले रहा हूँ इसे। इस पूरे को मिटाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट। कौन से पोर्ट पर चला रहा हूं मैं इसे? 5432। 5432 पर चला रहा हूँ। 5432 को कॉपी करके इस पोर्ट की जगह पर लाकर रख दूंगा 5432। और डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा है? माई डीबी। माई डी। तो यहाँ इस एंगुलर ब्रैकेट को पूरे को पकड़ के रिप्लेस कर दो। तो सर इससे ये पहले आपने स्लैश लगाए। स्लैश इस नहीं होगा मेरा ख्याल है, कॉलन नहीं होगा। माई डीबी कौन से। से स्लैश की बात माई कर रहे हैं आप? डीबी। माई। जी सर चलो। अच्छा, अब जब ये काम हमने कर लिया है तो बस अब हमें एक छोटा सा काम ये करना है कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को हमें यूज करके अपनी जो ये डीबी है इसको एक्सपोर्ट कर देना है। डीबी को हमने क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ड्रिजल के फोल्डर में आना है। अच्छा, इस इंडेक्स डॉट सर जेएस को ड्रिज अभी तो मैं फिलहाल सर बंद कर दे रहा हूँ। जी जी बोले। सर ड्रिजल। और इसको यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये क्या है। ये है कनेक्शन स्ट्रिंग, ताकि हमें याद रहे कि ये क्या है। चलें ठीक है, तो ये 3 लाइनों का 3 लाइनें लिखी हुई हैं। और बाकी हम इससे बाहर निकलते हैं, डीबी के फोल्डर में जो इंडेक्स डॉट जेएसएस से बाहर निकलते हैं और ड्रिजल के फोल्डर में आ जाते हैं। ड्रिजल का जो मेरा फोल्डर है इसके अंदर देखें मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। मैं बनाऊंगा एक फाइल, उसका नाम है स्कीमा डॉट जेएस की फाइल। स्कीमा डॉट जेएस की जो फाइल है इसके अंदर मैं बनाऊंगा टेबल। अच्छा, ये जो टेबल है ये बनाने का तरीका जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो हमने खैर कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली ना। अब यहाँ पर है क्रिएट अ टेबल। क्रिएट अ टेबल में वो कहते हैं कि आप सबसे पहले तो इंपोर्ट करें। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ। फिलहाल मैं इस पूरी लाइन को उठा लेता हूँ और यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आकर इसे पेस्ट करते हैं और अपने हिसाब से इसको एडिट करते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट। कॉन्स के बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट वाली चीजें ये कट करके ऊपर लगा देता हूँ, इक्वल टू। और रिक्वायर, रिक्वायर करके मुझे कहाँ से लेकर आने हैं इसको? मुझे इसको लेकर आना है यहाँ से ड्रेजल ओआरएम। इसको मैं कट करता हूँ, ऊपर जाकर लगा देता हूँ और नीचे वाली लाइन पूरी हटा देता हूँ। तो ये देखें, आपने रिक्वायर कर लिया। इंटीजर क्या है? डाटा टाइप। पीजी टेबल क्या है? पोस्टग्रेस टेबल बनाने के लिए यूज होता होगा ये। वेर कैर क्या है? वेरिएबल और कैरेक्टर, ये एक टाइप की डाटा टाइप है। जैसे इंटीजर डाटा टाइप है वैसी वेर कैर है। तो हम क्या करते हैं, हम वेर कैर को भी हटा देते हैं और पीजी टेबल को भी इसको रहने देते हैं और इंटीजर को भी हटा देते हैं। अब हमें ये बात समझ आ रही है कि सिर्फ टेबल को बनाने के लिए पीजी टेबल को मंगवाया गया है। कहाँ से मंगवाया है? ड्रिजल ओआरएम से मंगवाया है। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक पीजी टेबल का यूज करके ये एक मेथड है तो राउंड ब्रैकेट लगाएं और फिर एक आप लगाएंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट से पहले आप डबल कोट में अपने इस टेबल का नाम लिखें, जैसे कि मैं नाम लिख रहा हूं यूजर्स। और उसके बाद मैं दूंगा कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट आएगा। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट यूजर्स को मैंने टेबल का ओपन कर दिया। यहाँ पे बना रहे जी, तो इसका जो नाम है वो यूजर है। और
ये आपने बना दिया इसका नाम, और ये है कर्ली ब्रैकेट। अब आप इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें, कॉन्स्ट, और इसका नाम रख दें आप यूजर टेबल। चलें, आपने ये लिख लिया, पीजी टेबल के मेथड से आपने उस टेबल को एक नाम दे दिया, जिस नाम से ये आपको दिखता है, दिखेगा बाद में पोस्टग्रेस एसक्यूएल से, और के अंदर, पोस्टग्रेस एसक्यूएल के अंदर इस नाम से आपको ये दिखेगा। बाकी जो है वो कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है आप अपने टेबल को बनाएं। टेबल को देखें, टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ। ये एक टेबल है, और इस टेबल के अंदर मैं लिखूंगा आईडी, और मैं लिखूंगा नेम, और मैं लिखना चाह रहा हूँ ईमेल एड्रेस। तो ऐसी एक टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला जो आपका कॉलन है वो है आईडी। अच्छा, आईडी के बारे में फिर हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आईडी के कॉलन को ना बताएंगे कि उसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो उसकी जो डाटा टाइप है वो होने वाली है इंटीजर। तभी तो इंटीजर को ऊपर मंगवाया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं पीजी टेबल के बाद, और इंटीजर को मंगवा लेते हैं। ये है इंटीजर, इसकी डाटा टाइप हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद मुझे इसको रखना है प्राइमरी की। प्राइमरी की के मतलब क्या है? प्राइमरी की जो है वो हमेशा यूनिक होती है। अगर आपके पास यूजर्स हैं तो हर यूजर की आईडी अलग होनी चाहिए, तो प्राइमरी की उसका ख्याल रखती है, और इसी आईडी के बेस पर रिलेशन भी आप बनाएंगे। तो प्राइमरी की इसको हमने बना दिया, किसको? आईडी को। यूजर की आईडी को हमने एक तो इंटीजर में रखा है, मतलब नंबर के फॉर्म में, और हमने प्राइमरी की भी बना दिया, मतलब ये आईडी यूनिक होगी। कॉमा लगाकर नीचे आते हैं, अगले कॉलन को बनाते हैं, वो है नेम का कॉलन। अच्छा, नेम तो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, तो टेक्स्ट जो है उसके लिए जो डाटा टाइप है वो है वेर कैर। ये जो वेर कैर है ये वेरिएबल और कैरेक्टर है, बेसिकली इसको वेर कैर ही कहते हैं। तो वेर कैर भी मेथड है, तो राउंड ब्रैकेट लगा दिया हमने। इसमें आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर ये बताते हैं कि कितनी लेंथ होगी वेर कैर के अंदर आने वाले नाम की लेंथ कितनी होगी। जैसे कि नेम है ना, तो नेम जो है वो, उसकी लेंथ कितनी होगी, कैरेक्टर्स कितने होंगे उसके अंदर। तो हम यहाँ पर 255 कर देते हैं, जो कि इसका मैक्सिमम कैरेक्टर है। और अगर ये फील्ड रिक्वायर्ड बना, भाई नाम तो चाहिए ना हमें, तो रिक्वायर्ड है, तो डॉट लगाकर हम इससे कहेंगे कि नॉट नल। नॉट नल के मतलब आप इसको नल नहीं छोड़ सकते, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड बन गई। कॉमा लगाकर नीचे आएंगे, ईमेल लिखेंगे। ईमेल भी जाहिर है वैर कैर ही है अभी, तो मैं ईमेल को भी वैर कैर पर बना रहा हूँ। और ईमेल में एक काम और करें, इसको ना यूनिक बना दें। एक बंदे की ईमेल आईडी दूसरे बंदे की ईमेल आईडी से मैच नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप बोलेंगे कि भाई यही ये काम तो प्राइमरी की भी यही कर रहा है, कि हर आईडी जो है वो अलग है, और यहाँ पर ये यूनिक भी यही काम कर रहा है। तो देखें, एक टेबल में याद रखिएगा हमेशा एक प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की का काम क्या है? आपके कॉलन में आने वाली जो वैल्यू है उसको यूनिक रखना, हर वैल्यू अलग होगी, हर यूजर की आईडी अलग होनी चाहिए, और एक ही प्राइमरी की है ये। इसी के बेस पर हम दूसरे टेबल पर रिलेशन भी बना पाएंगे। यूनिक जो है, इसको मैं दोबारा से प्राइमरी की नहीं लिख सकता था यहाँ पर ऐसे करके, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको यूनिक कर दिया। तो आपको तो सर, प्राइमरी और यूनिक में फिर फर्क क्या रहा? फर्क ये रहा कि रिलेशन बनाने में ये हेल्प करेगी ना। अगर आपको ईमेल के बेस पर रिलेशन बनाने, तो आप इसको प्राइमरी की बना दें। हम आईडी के बेस पर रिलेशन बनाएंगे ना, कि इस यूजर की नहीं, आईडी। प्राइमरी
प्राइमरी की भी यूनिक होती है और इसको भी यूनिक, क्या इन दोनों में डिफरेंस होगा ना, प्राइमरी की और यूनिक? जी जी, प्राइमरी की के मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे टेबल से इस टेबल का रिलेशन बनाना चाहते हैं, तब आप जो है वो प्राइमरी की वाले कॉलन को यूज करते हैं। तो आप प्राइमरी की जरूरी नहीं है आईडी हो। मैं अगर इसको प्राइमरी की कर दूं तो मैं इसे यूनिक कर सकता हूं। लेकिन उससे होगा क्या कि अब अगर मैं जब रिलेशन बनाऊंगा तो मैं इस ईमेल के बेस पर रिलेशन बनाऊंगा दूसरे टेबल से। प्राइमरी की तो एक ही होगी। आप ये डिसाइड करें कि आईडी के बेस पर दूसरे टेबल से रिलेशन बनाना चाहते हैं, ईमेल के बेस पर बनाना चाहते हैं, या नेम के। तो आईडी के बेस पर ही रिलेशन आप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आईडी यूनिक होती है। जी। अच्छा, तो ये प्राइमरी की आपने, आप मेरे ख्याल है मैंने इसमें राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया था, भूल गया था मैं, तो ये राउंड ब्रैकेट भी लगा दिया मैंने। इंटीजर और प्राइमरी की का राउंड ब्रैकेट, ये सारे फंक्शंस बने हुए हैं। हालांकि आपको पता है एसक्यूएल क्यूरी भी ऐसी ही लिखी जाती है। तो खैर, अभी आपने क्या बनाया है? अभी आपने एक टेबल बनाया है। डाटा नहीं है ये टेबल है, इसके अंदर डाटा भी डालेंगे हम। तो क्या है कि इसको आप सबसे पहले तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दें, और इसमें आप बता दें कि आप क्या बाहर भेज रहे हैं। हम भेज रहे हैं असल में यूजर टेबल को बाहर। सर ये तो लेंथ समझा दें। लेंथ के मतलब जैसे कि नाम के कैरेक्टर होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। ये अगर मैं लेंथ कर दूं, लेंथ कर दूं 3, और यहाँ पर मैं करूं अपने नाम को लिखूं ताहा अहमद, इस तरीके से। तो अगर मैंने लेंथ नहीं 3 आएगी। को कर दिया ना, तो मैं फिर इतना ही लिख पाऊंगा। समझ रहे हैं आप? इससे ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा मैं कैरेक्टर, इससे ज्यादा नहीं। तो एक नाम को लिखने के लिए 255 कैरेक्टर काफी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आगे चलते हैं। अच्छा, ड्रिजल कॉन्फ़िग की फाइल अब मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ड्रिजल कॉन्फ़िग की जो फाइल है ना, ये इन्होंने तरीका बताया है। इन्होंने बताया है तरीका यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इन्होंने इंस्टॉलेशन भी करने को हमसे कहा था। वो इंस्टॉलेशन हमने की नहीं है। कौन सी इंस्टॉलेशन मैं आपको बताऊं। ये ड्रिजल किट आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, ये ड्रिजल किट एक पैकेज है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। इन्होंने ऊपर से बोला भी था, शायद मुझे याद है। ये देखें, ड्रिजल किट को इंस्टॉल करने का कहा है। तो एक काम करते हैं, ड्रिजल किट को इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये है भी वो क्या कहते हैं, ड्रिजल किट तो खैर हमारे पैकेज के लिए। आप इसके नाम को कॉपी करें। आप आए अपने कोड में, टर्मिनल खोलें, और यहाँ पर आप लिखेंगे npm i ड्रिजल किट, और इसे एंटर कर देंगे। मैं आपको ये कॉपी करके चैट में भी दे देता हूँ ताकि आप भी लिख लें। तो यहाँ पर 16 पैकेजेस जो है वो हमने इंस्टॉल करके इसको कर लिया है इंस्टॉल। थोड़े अजीब तरीके से इंस्टॉल हुए, लेकिन ये हो गया है। तो आए इसको, अब ड्रिजल, क्योंकि पैकेज हम इंस्टॉल कर चुके तो हम कोड उठा सकते हैं वहां से। तो कॉन्फ़िग की फाइल कहाँ है? ये है ड्रिजल डॉट कॉन्फ़िग की फाइल। अब हमें, आपको नहीं लगता हमें पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि वो अजीब तरीके से इंस्टॉलेशन हुई है। पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर ड्रिजल किट आया। जी बिल्कुल, यहाँ पर आ गया पैकेज डॉट जेसन में। जो हमारा पैकेज है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये आ चुका है नोड मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं कि ये जो दो पैकेजेस ने इंस्टॉल करवाए हैं, ड्रिजल ORM
और ड्रिजल किट, इन दोनों में डिफरेंस बताऊं मैं आपको। देखें, जो आपका ड्रिजल ओआरएम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये आपको डाटा मैनेज करके दे। डाटा देखें, डाटा मैनेज अगर ये करेगा तो इसको लिखना चाहिए हमें कि सेंड करता है ये हमारे रिकॉर्ड को, सेंड करता है, रिसीव करता है डाटा फ्रॉम डेटाबेस। अच्छा, ड्रिजल किट किस काम में आता है? ड्रिजल किट का काम ये है कि आपके स्कीमा को, मतलब आपके टेबल। टेबल को मैनेज करता है, और आपके यूआई को, जिस पर आप अपने देख पाते हैं डाटा को, यूआई फॉर योर डाटा बेस लिख देते हैं। तो ड्रिजल ओआरएम क्या करते हैं? आपके डाटा को मंगवाना, भेजना, ये काम है ड्रिजल ओआरएम का। और ड्रिजल किट का काम क्या है? दिखाना आपके टेबल को, पोस्टग्रेस एसक्यूएल को बताता है कि भाई आप ये जो टेबल है, इस टेबल को बनाओ और इसके अंदर एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करो, ताकि मैं देख पाऊँ ना कि मेरे डाटा को कैसा रखा है तुमने। तो ये क्या है? यूजर इंटरफेस है। और ये वो है डाटा, जो डाटा आप बनाएंगे ड्रिजल ओआरएम से, और ड्रिजल किट दिखाएगा आपको उस डाटा को। तो चलें, ये समझ चुके हैं, हम आगे चलते हैं। सर एक दफा पैकेज की फाइल दिखा दे, पैकेज डॉट जेसन की फाइल। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग के कोड को, यहाँ ड्रिजल किट चाहिए मुझे, तो ये मैंने, ये हम उठा लेते हैं, इसको रिक्वायर में खुद ही कर लेंगे ना। तो ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। अच्छा, तो इसको रिक्वायर करने हैं। पहले तो इंपोर्ट हटाएं यहाँ से, यहाँ पर लिखें कॉन्स्ट, और ये वेरिएबल हो गया आपका, फ्रॉम की जगह आप फ्रॉम मिटाकर इक्वल लगा दें। आप लिखें यहाँ पर रिक्वायर, रिक्वायर के आप अंदर इस पूरे सेमीकोलन को हटाएं, इसको कट करके इसके अंदर लाकर रख दें। तो ये हो गया आपका रिक्वायर। अच्छा, उसके बाद सर क्या है? डिफाइन कॉन्फ़िग। डिफाइन कॉन्फ़िग, हाँ ये है ना, ये है डिफाइन कॉन्फ़िग, यहाँ से उठाया। ये क्या? ये कहाँ से? ये रिजल्ट किट के अंदर का एक मेथड है डिफाइन कॉन्फ़िग, जिससे क्या सर होगा, ये ओके सर। कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये कॉन्फ़िगरेशन है आपके पोस्टग्रेस एसक्यूएल के ऊपर, आपके टेबल को बनवा कर देगा। अभी तो देखें, टेबल आपने, टेबल का कोड लिखा है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल के ऊपर वो टेबल बनाई ही नहीं है अभी आपने। ये ड्रिजल किट आपको हेल्प कर रहा है कि आपकी टेबल को बनवाए। ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हम अभी देखेंगे। यहाँ कोड में क्या कह रहे हैं? कोड में यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से लिखें। इसका आसान वर्जन मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर आप लिखें कॉन्फ़िग, और आप यूज करें डिफाइन कॉन्फ़िग का। डिफाइन कॉन्फ़िग के अंदर आप बनाएं एक ऑब्जेक्ट, इसको ओपन करें, ऑब्जेक्ट मतलब करली ब्रैकेट वाले ऑब्जेक्ट को ओपन करें, और इसके अंदर हम वहां से उठा उठा कर लाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है? इसमें है आउट, इसमें है स्कीमा, इसमें है डियालेक्ट, और इसमें है डीबी क्रेडेंशियल, उसके अंदर यूआरएल है। तो ये सभी हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे के पूरे कर्ली ब्रैकेट को ही उठा लेता हूँ, और अपने वाले कर्ली ब्रैकेट से इसको रिप्लेस कर देता हूँ।
आउट में डॉट ड्रिजल है, स्कीमा के अंदर है गलत एड्रेस। कभी बनाई नहीं। स्कीमा का जो एड्रेस है आप इसके वाले को मिटा देंगे। स्कीमा जाहिर है हमारी स्कीमा की फाइल बनी हुई है, ड्रिजल के फोल्डर में स्कीमा की फाइल है। आप इसको करें राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ, और यहाँ लाकर इसको लगा दें। अच्छा ये इसका ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये आप इसको फॉरवर्ड स्लैश से लगा दें। या चलें इसका एक तरीका और भी है, कॉपी रिलेटिव पाथ आपने लिखा है तो सही लिखा है, ठीक है, कॉपी रिलेटिव पाथ से वो समझ जाएगा। अच्छा उसके बाद डायलेक्ट जो है ना, इसमें वही पोस्टग्रेस एसक्यूएल ही आना चाहिए। और डीबी क्रेडेंशियल, इसमें जो यूआरएल है, ये यूआरएल है हमने कहाँ बनाया है, अपने कनेक्शन स्ट्रिंग में। इसको आप उठा लें और कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर इस पूरे यूआरएल की जगह डबल कोट लगाकर, मतलब सर डबल इसमें तो कोट के प्रोसेस साथ। भी, इसमें प्रोसेस डॉट env है, तो जी इस प्रोसेस को भी आपने छोड़ दिया। हाँ, उसको भी आप अभी रिमूव कर दे, अभी मैंने ईएनवी की फाइल नहीं बनाई है ना। तो आप यहाँ पर यूआरएल डायरेक्ट लाकर सर ये लगा कॉपी देंगे। पेस्ट करना। जी जी, इसको मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। पोस्टग्रेस हमने लिखा है, हमने पोस्टग्रेस अपने एडमिन का नाम लिखा है, लोकल होस्ट को बताया, पोर्ट को बताया है, और डेटाबेस को भी बताया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके कॉन्फ़िग जो है इससे एक्सपोर्ट कर देना है। सर कॉमा चेक कीजिए। कॉमा कहाँ पर, कॉमा चेक करूँ? व्हाइट वाले सारे कॉमा सही लगे मैं। हाँ ठीक है, वाइट वाले सारे कॉमा ठीक है। लग ये वाला यूआरएल वाला अगर मिटाना है तो आप मिटा भी सकते हैं। और ये ये भी मिटाना है, पोस्ट मिटा, इससे कोई फर्क, एसक्यूएल, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आपने इसकी कर फाइल लिया। का नाम, इसकी फाइल का नाम सही है। मैं आपको ये कोड दे रहा हूँ, ये पूरा लिख कर दे रहा हूँ आपको, चैट में दे रहा हूँ, आप उठाकर लगा लें। और उसके बाद जो है, अब मैं जा रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर और देखता हूँ आगे क्या कह रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं यू कैन डायरेक्टली अप्लाई चेंजेस टू योर डेटाबेस यूजिंग ड्रिजल किट पुश कमांड। तो शायद अब हमें ये वाली कमांड जो है इसको कॉपी करके चला कर देखना चाहिए कि इससे क्या होगा। कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर इसे चला कर देखते हैं, तो कुछ तो हो रहा है। और हुआ शायद ये कि पुलिंग स्कीमा फ्रॉम डेटाबेस और अप्लाई चेंजेस, मतलब ये इसने ये किया कि डेटाबेस से आपके लिए पुल करके जो था वो लेकर आया, हमारे डेटाबेस में कुछ था ही नहीं। तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने पुल किया और चेंजेस सारी अपडेट हो गई, अप्लाई हो गई, अपडेट हो गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके डेटाबेस में इसने एक खाली टेबल बना दिया। सर खाली टेबल, आईडी नेम और उसके बाद जो आपने दिया था डिक्शनरी में, वो तीन चीजें दी होंगी ना। जी, तो आईडी नेम ड्रिजल और के ईमेल। वेबसाइट पे जा, ईमेल, तो ये ड्रिजल की वेबसाइट पे जा करके इसको देख सकते हैं। देखें ये तो आप ड्रिजल की वेबसाइट पर नहीं देख सकते, ये आपके अपने कंटेनर में चल रहा है ना ये। तो आप यहाँ पर अभी क्या करेंगे कि हम आगे इसको फॉलो करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि देखने का तरीका क्या है भाई? सर ये पुश वाली कमांड दीजिएगा। जी मैं एक मिनट दे रहा हूँ आपको। अच्छा अब मैं एक कमांड चलाने जा रहा हूँ, और वो जो कमांड है उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि जो यूआई है हमारा वो
किस तरह तो इसका ये जो कमांड है, इसमें ये लिखा है कि npx drizzle kit हाइफन, सॉरी drizzle हाइफन kit स्पेस स्टूडियो। इसको मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसे एंटर किया है। सर ये ये सर एनपीएक्स और ए, एनपीएम में क्या प्रॉब्लम? जी मैं बताता हूँ। अब आपने npx लिखा और drizzle kit स्टूडियो लिख दिया। अभी यहाँ पर जो लिंक आपके पास है तो वो है http local drizzle studio। ये एक लिंक आपके पास आया है, इसको अगर आप क्लिक करें तो ये आपसे ओपन करने की परमिशन मांग रहा है। मैं इसे परमिशन दे देता हूँ, ओपन करते हैं। तो आईडी नहीं, ईमेल। अलाउ करने को मुझसे कह रहा है, मैं अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, मुझे एक टेबल नजर आना शुरू हो चुका है और इस टेबल में एक आईडी है, एक नेम है, एक ईमेल है। आईडी की डाटा टाइप इंटीजर, नेम की डाटा टाइप, मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं, आपने एक सक्सेसफुल एक एम्प्टी टेबल क्रिएट कर लिया। और इसका नाम क्या है? टेबल का नाम है यूजर। तो रखा था इसका नाम। यहां तक तो आप आ गए। अच्छा देखें, अब आपको पता है क्या करना है। अब आपका स्कीमा बनकर तैयार है, स्कीमा बंद कर दें। ड्रिजल कॉन्फ़िग भी उसने भी अपना काम कर दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग ने भी अपना काम कर दिया, सब बंद कर दिया मैंने। यहाँ से भी सारे फोल्डर को आप कोलैप्स करके आ जाएं इधर। तो अब हम करते हैं, डेटाबेस तो मेरा तैयार है। अब मुझे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स बनाने, डाटा रखना है, डाटा मंगवाना है, ये काम करना है। तो अब मैं अपनी मेन इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना लेता हूँ। इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना लेता हूँ। और इंडेक्स डॉट जेएस की जो ये फाइल है, इसके अंदर आप सबसे पहले तो डीबी को मंगवा लें। डीबी क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग, मैंने बोला था ना आपको कि डीबी को रिक्वायर करके दूसरी फाइल से मंगवा लेते हैं। तो डीबी को मंगवाने के लिए, डीबी है कहाँ पर? ये डीबी के फोल्डर में आप जाएंगे तो वो फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो डीबी को ही मंगवा, पूरे फोल्डर को ही मंगवा लिया। अब उसके बाद आपको स्कीमा को मंगवाना है। यूजर टेबल है ना आपका, यूजर टेबल कॉन्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए हम जाते हैं ड्रिजल के फोल्डर में, स्कीमा में। और जो आपने ये एक्सपोर्ट किया है यूजर टेबल, कर्ली ब्रैकेट के साथ ही हमें चाहिए। इसको कॉपी करें और वापस आ जाएं यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट के साथ ही पेस्ट कर दें। और उसके बाद लिखें रिक्वायर और डॉट फॉरवर्ड स्लैश। इसमें हमें बता, स्कीमा की फाइल तक हमें जाना है तो ड्रिजल के अंदर एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, स्कीमा डॉट जेएस की फाइल दिखेगी, उसको एंटर करेंगे। तो ये हमने स्कीमा को भी उठा लिया, मतलब वहां पर टेबल है, बेसिकली हमने टेबल क्रिएट किया, तो टेबल भी चाहिए और डेटाबेस भी चाहिए। दोनों चीजें हमने मंगवा ली, एक है कनेक्शन स्ट्रिंग, एक है मेरी टेबल। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बनाएंगे एक फंक्शन। अच्छा, ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा कि वेट करता है जब तक रिकॉर्ड क्रिएट ना हो जाए, तब तक ये वेट करता है। तो मैं सबसे पहले जितने भी यूजर हैं उन सब को देखना चाहता हूँ, पूरे डेटाबेस को देखना चाहता हूँ कि उसमें है क्या। गेट ऑल यूजर्स को मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक फंक्शन का नाम दिया है, गेट ऑल यूजर। मैंने खुद रखा है ये नाम, आप कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट लगाकर इसको ओपन करें। ये फंक्शन जो है, ये किस लिए बना रहा हूं मैं ये फंक्शन? ताकि मैं जितने भी रिकॉर्ड मेरे टेबल के अंदर मौजूद हैं वो मैं देख पाऊँ। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर, ये एक वेरिएबल है।
और इसमें मैं जो अब लिख रहा हूं, अब आप देखें कैसे लिख रहा हूं, डीबी, ये मैं लिख रहा हूँ क्यूरी, ड्रिजल की क्यूरी। डीबी को मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट करो। अच्छा, सेलेक्ट कहां से करो? फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर मैं बताऊंगा कौन से टेबल से सेलेक्ट करके लाओ। यूजर टेबल से। और इसको लाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप क्या करें, यहाँ पर अवेट लगा दें। अच्छा, ये लेकर आएगा, बस कुछ भी नहीं है, ये लेकर आएगा। आप यहाँ पर console डॉट लॉग करें और देखें कि क्या लेकर आया है। ये रहा यूजर आपका। सर सिलेक्ट के अंदर भी कुछ लिखना होगा। सेलेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर आप कोई इमोजी लगा दें, यहाँ पर ये इमोजी मैंने लगा दिया यूजर के नाम से। और बस ये फंक्शन चला देते हैं, इसको नीचे आकर चला देते हैं और देखते हैं कि क्या ये कुछ लेकर आएगा मेरे लिए। वैसे तो डेटाबेस में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं चलाता हूँ। इस फाइल का नाम क्या है? इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, अब एक टर्मिनल ले लें आप, यहाँ पर नया सीएमडी खोला आपने, यहाँ पर आप लिखें नोड मेरे इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल को चलाओ। तो ये देखें क्या लेकर आया आपके लिए, एम्प्टी एरे। एरे लिया है। अब लाया तो है, लेकिन सही लाया कि नहीं लाया हमें कैसे बताओ? वैसे तो वहां पर डाटा था नहीं, लेकिन ये सही है कि नहीं, अब उसके लिए डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? सर डेटा क्रिएट करना जरूरी है, अगर वहीं पर लिंक जो खुला था वहां पे कोई ऑप्शन वहां नहीं है पर कि भी एक वहां बटन पे। था, ऐड रिकॉर्ड का। अच्छा, अगर आप, मैं आपको वहां पर लेकर चलूं, जो ये खुला है, यहाँ पर भी एक बटन है ऐड रिकॉर्ड का। एक काम करें, एक रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं। ऐड रिकॉर्ड को क्लिक करते हैं और यहाँ पर आईडी लिख देते हैं। आईडी हमें वैसे देने की ज़रूरत है क्या? प्राइमरी की आईडी भी खुद ही जनरेट होती है, आईडी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देते हैं ताहा, और यहाँ पर देते हैं ताहा, ताहा @gmail.com, और आईडी सेव रिकॉर्ड करते हैं। मेरा ख्याल है कि आईडी का एरर हमें मिल रहा है, तो आईडी को 1 दे ही देता हूँ मैं। आईडी ताहा और ताहा, ठीक है, सेव चेंजेस करता हूँ। तो एक रिकॉर्ड तो मैंने बना लिया, 1 ताहा और ताहा, इसको चलाता हूँ मैं। देखते हैं ना, देखते वहां हैं, से ऐसे करके वहां देखते हैं। से गेट करें सर वहां से। ये देखें आ गया। अच्छा जो रिकॉर्ड आपने टेबुलर फॉर्म में बनाया है, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको ला कर दिया इसने। ये मैंने आपको क्या बताया था, किसका काम है? ओआरएम का काम है। ये ओआरएम का काम है कि आपको क्या लाकर वो दे रहा है। डेटाबेस से ये चीज आ रही है, आपका सर प्रोग्राम एक जी। सर ये आपने इंडेक्स इधर भी इधर भी। अच्छा देखें, मुझे अभी ये फील हुआ कि दो दो इंडेक्स डॉट जेएस नाम रखने की वजह से ना क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो इसको आसान करते हैं। हम इसको क्या करते हैं कि जो मेन हमारी इंडेक्स डॉट जेएस सर्वर की फाइल है ना, ये वाली मेन फाइल, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम ही मेन कर देता हूँ, मेन डॉट जेएस। तो क्या है कि डीबी के अंदर जो इंडेक्स डॉट जेएस है वो कनेक्शन स्ट्रिंग है, और जो मेन डॉट जेएस की फाइल है वो आपकी मेन फाइल है। अब इसको चलाएंगे दोबारा से, लेकिन सही नाम के साथ, मेन डॉट जेएस, नोड मेन डॉट जेएस को चलाओ। तो आ गया डाटा। अच्छा, अब ये डाटा तो हमने वेबसाइट पर रहते हुए क्रिएट किया था। मैं चाहता हूं कि मैं डाटा यहाँ पर क्रिएट करूं, क्योंकि नॉर्मली हम वेबसाइट पर जाकर मैन्युअली थोड़ी क्रिएट करेंगे। हम तो एपीआई में मंगवाएंगे और उस एपीआई को डेटाबेस को दे देंगे कि भाई ये डाटा क्रिएट कर दो। पोस्ट के मेथड से मंगवाएंगे बॉडी में रखकर, वो इसको देंगे और बोलेंगे क्रिएट करो। अच्छा चलें, ये फंक्शन अभी फिलहाल मैं स्टॉप कर देता हूँ, ये फंक्शन, ठीक है। जब चलाना होगा तब दोबारा इसको अनकमेंट करके चला लूंगा मैं। अभी फिलहाल मैं क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए मुझे अगेन यही एसिंक एक फंक्शन बनाना होगा। इसका नाम मैं रखूंगा क्रिएट यूजर।
और क्रिएट यूजर जो है, ये एक फंक्शन बना दिया मैंने। बड़ा आसान है, आपको वही करना है, डीबी डॉट इंसर्ट। ऊपर सेलेक्ट किया था ना, अभी इंसर्ट करना है। किस में करना है, कौन से टेबल में करना है? टेबल, यूजर टेबल। यूजर टेबल में करना है। यूजर टेबल। अच्छा, वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पर लिखें आप, डॉट के बाद वैल्यूज। वैल्यूज के राउंड ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट लिखकर, मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम वैल्यूज के अंदर, इसको ओपन करें। और यहाँ पर अब आप बताएंगे कि आईडी क्या देनी है। आईडी जो है वो रख दो, आईडी क्या रखनी है, आईडी आप रख दो 2। पूरा। और जो नेम है वो अहमद रख देते हैं। और जो ईमेल है वो चेंज कर। ahmed@gmail.com। ये मैंने एक वैल्यू क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। हमने यही बात की थी ना, हमने यही तो बात की थी कि मैं दूंगा ऑब्जेक्ट, वो बनाएगा टेबल। ओआरएम का काम ही यही है। तो मैंने दिया एक ऑब्जेक्ट, देखते हैं चलाकर ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अभी फिलहाल इस डीबी से पहले आप अवेट भी लगा लें। अब हमें क्या करना है कि इसको चेक करना है चलाकर। तो इसके फंक्शन का नाम यहाँ पर नीचे लिखकर चला देता हूँ। और हमें देखना है कि ये डाटा जो है वो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कैसे हम देखेंगे इसको, हम नोड मेरे मेन डॉट जेएस की फाइल को चलाओ, ये मैंने चला दिया। अब या तो एरर आएगा या कुछ तो होगा, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, फाइल तो चल गई है। हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने टेबल में। तो टेबल को यहाँ से करना है रिफ्रेश। रिफ्रेश करने का बटन ये रहा, बल्कि ये नहीं है, हम अपनी फाइल को रिफ्रेश कर लेते हैं ऊपर से। दो टेबल ये देखें, आईडी 2 अहमद, और ये क्या मैं सक्सेसफुल डाटा यहाँ पर क्रिएट कर पाया? बिल्कुल। अब क्या मैं इसे देख भी सकता हूँ? तो मैं बिल्कुल देख भी सकता हूँ। कैसे देखूँ? आप एक काम करें ना, जब भी आप डाटा क्रिएट करें, जब भी आप डाटा क्रिएट करें, तो आप क्या करें, उसको देखें भी। ये देखने वाला फंक्शन जो है ना, इसको जरा करें अनकमेंट, इसको यहाँ से कट करके और इसी फंक्शन के नीचे आप लगा दें। ये जब भी डाटा क्रिएट करेगा तो पूरा का पूरा डाटा दिखाएगा भी आपको। तो आप एक डाटा और क्रिएट सर करें, नीचे, आईडी नंबर 3 सर जी। नीचे, नीचे क्रिएट यूजर है, क्रिएट ऊपर, यूजर ऊपर आएगा और नहीं 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 नहीं, ये देखें फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ना, वो तो फंक्शन जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं। ओके। अच्छा मुझे ओके सर, सही। हाँ, तो सही यहाँ सर, गॉट पर है सेड, और यहाँ पर हम कर देते हैं जीमेल। और ये एक नया डाटा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और गेट ऑल यूजर के हेल्प से हम क्रिएट करने के बाद उसे देख भी पाएंगे। चले आए इसको देखते हैं। तो क्या ये क्रिएट होगा और मुझे दिखाएगा? चले आए इसको चलाकर देखते हैं। सबसे पहले तो बड़े जल्दी दिखा दिया, बहुत जल्दी दिखा दिया इसने। जबरदस्त काम। हाँ, ID 3 सेड, और ये लाकर दिखा भी दिया इसने। तो ये आपका है पोस्टग्रेस एसक्यूएल, जिसमें आपने पोस्टग्रेस एसक्यूएल को कंटेनर के अंदर चलाया, ड्रिजल की हेल्प से चलाया। आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, कनेक्शन स्ट्रिंग में 3 लाइनें आपने लिखी हैं। फिर आपने एक स्कीमा क्रिएट किया जो आपके यूजर का टेबल है। उसके बाद जो है फिर आपने अपने क्यूरीज वो लिखी हैं, जैसे कि पूरे टेबल को किस तरह मंगवाना है, एक टेबल में रॉ किस तरह क्रिएट करनी है। अब यही सारी चीज़ें एपीआई से कनेक्ट होकर हमारे उसमें किस तरह काम करती हैं वो हम देखेंगे।